नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इंसान के जीवित रहने और पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए उसके इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का बेहतर तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी है। प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना हमारे शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवियों का आसानी से हमला हो सकता है। हमारा शरीर जब इतने सारे रोगाणुओं के बीच घूमता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही हमें इनसे बचाकर स्वस्थ रखता है। हमारा इम्यून सिस्टम कोशिकाओं और प्रोटीन्स के एक जटिल जाल की तरह है जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा इम्यून सिस्टम हर एक कीटाणु या रोगाणु जिसे उसने कभी हराया होगा उन सब का रिकॉर्ड रखता है, ताकि अगर वह कीटाणु या रोगाणु दोबारा शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करें तो हमारा इम्यून सिस्टम बिना समय गवाए उसे तुरंत हरा पाए। कोशिकाएं, टिश्यूज, प्रोटीन और अंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क या यूं कहें कि जाल है जो कि हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों की तलाश करता है, और जैसे ही कोई दुश्मन नजर आता है उस पर जटिल तरीके से हमला किया जाता है। आसान शब्दों में समझें तो इम्यून सिस्टम किसी भी तरह के इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर का खुद को बचाने का एक सिस्टम है, क्योंकि जैसे ही कोई रोगाणु या कीटाणु का शरीर पर हमला होता है तो इम्यून सिस्टम उस कीटाणु पर वार कर उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है और हम बीमार पड़ने से बच जाते हैं। तो आखिर हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यून सिस्टम के अहम हिस्से कौन कौन से हैं और इम्यून सिस्टम कितने तरह का होता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि इम्यून सिस्टम के अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम कई खास तरह के अंग, कोशिकाएं, उत्तक और केमिकल से मिलकर बना होता है, ताकि वे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हो सके। प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ अहम हिस्सों की बात करें, उनमें है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, पूरक तंत्र यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मेरो और बाल्य ग्रंथि जिसे कि हम थाइमस कहते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की, तो हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे अहम किरदार निभाने वाले हिस्से का नाम है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिन्हें कि हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और ये WBC बोन मेरो के अंदर बनता है और लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं खून और उत्तकों के माध्यम से शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचती है और बाहरी आक्रमणकारियों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और फंगस की खोज करती रहती है। जैसे ये बाहरी आक्रमणकारी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को मिल जाते हैं तो वे उन पर इम्यून अटैक करती है। और दोस्तों बात की जाए कि ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कितने तरह की होती है, तो ये दो तरह की होती है। एक होती है फेगोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट। फेगोसाइट की बात करें तो ये कोशिकाएं रोगाणु को घेर कर उसे सोख लेती है और फिर उन्हें तोड़कर खा जाती है। फेगोसाइट्स कोशिकाएं भी चार तरह की होती है। न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे कॉमन है और बैक्टीरिया पर हमला करती है। मोनोसाइट्स जो कि सबसे बड़ी तरह की कोशिका होती है और उनका कई तरह का काम होता है। मैक्रोफेजेस जो कि गश्त लगाकर रोगाणुओं की खोज करती है और साथ ही में मृत कोशिकाओं को हटाने का भी काम करती है। और एक होती है मास्ट कोशिकाएं जो कि रोगाणुओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही घाव को भी भरने में मदद करती है। बात की जाए लिम्फोसाइट्स की, तो ये कोशिकाएं पुराने आक्रमणकारियों को याद रखने और अगर वे वापस आ जाए तो उनकी पहचान करने में शरीर की मदद करती है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी दो तरह की होती है। बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और टी लिम्फोसाइट्स जो को अलर्ट करने में मदद करती है। और दूसरा है टी लिम्फोसाइट जो कि शरीर में मौजूद जोखिम वाली कोशिकाओं को नष्ट कर दूसरी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या फिर ल्यूकोसाइट की मदद करती है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं और बी लिम्फोसाइट द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। एंटीबॉडीज एक तरह के प्रोटीन है जो कि रोगाणुओं से लड़ने में और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए जहरीले तत्वों से शरीर को बचाने में मदद करते हैं। और ऐसा करने के लिए वे रोगाणु की सतह पर मौजूद खास तरह के तत्व एंटीजन की पहचान कर उस पर ताला लगा सकते हैं और उसके बाद बिना किसी मदद के उसे समाप्त भी कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए पूरक तंत्र यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, तो पूरक तंत्र या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरी तरह से प्रोटीन से बना होता है और इनका काम एंटीबॉडीज द्वारा किए गए कार्यों को बढ़ाना या उनके पूरक कार्य करना होता है। बात की जाए लसिका तंत्र की, तो लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम पूरे शरीर में मौजूद बेहद बारीक और नाजुक ट्यूब्स का एक तंत्र होता है और यह तंत्र तीन चीज़ों से बना होता है। पहला होता है लिम्फ नोड्स यानी कि या ग्लैंड्स जो कि रोगाणुओं को जाल में फंसाता है।
लिम्फ नलिका जिसमें कि रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसमें इन्फेक्शन से लड़ने वाली सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है, और तीसरा पार्ट होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। इस सिस्टम के जो अगर प्रमुख काम की बात करें तो उसमें है शरीर में तरल पदार्थों के लेवल को मैनेज करना, बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिक्रिया देना, कैंसर कोशिकाओं से निपटना और उन सेल प्रोडक्ट से निपटना जिनसे कि बीमारी होने का खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ आंत से फैट को सोखना। उसके बाद दोस्तों बात की जाए स्प्लीन की, तो स्प्लीन या फिर तिल्ली हमारे शरीर के खून को छानने वाला अंग होता है जो कि रोगाणुओं को हटाता है और पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। साथ ही यह इम्यून सिस्टम के बीमारी से लड़ने वाले तत्वों का भी निर्माण करता है जिसमें कि एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट शामिल है। बात की जाए बोन मैरो की, तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला स्पंज के समान एक उत्तक है, और यह उन लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। ऑक्सीजन ले जाने के लिए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जिसका उपयोग हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए करता है, और प्लेटलेट्स भी बनाता है जिसकी ज़रूरत होती है खून का थक्का बनाने में। और बात की जाए दोस्तों बाल्य ग्रंथि या थाइमस की, तो थाइमस हमारे खून को छानता है और ब्लड के कंटेंट पर नियमित रूप से नज़र भी रखता है, और यह टी लिम्फोसाइट्स नाम की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि इम्यून सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम को गैर स्वयं से स्वयं के बीच क्या अंतर होता है यह बताने में सक्षम होना जरूरी है। ऐसा करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली उन प्रोटीनों का पता लगाता है जो कि सभी कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं, और यह प्रारंभिक अवस्था में अपने खुद को या खुद के प्रोटीन को अनदेखा करना सीखता है, और ऐसे में एंटीजन कोई भी बाहरी वस्तु या तत्व है जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स या फिर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। बहुत से मामलों में यह एंटीजन बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस, टॉक्सिन या कोई भी बाहरी वस्तु हो सकती है। हालांकि यह कई बार शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं भी हो सकती है जो कि दोषपूर्ण हो गई हो या फिर मृत हो। शुरुआत में कई तरह की कोशिकाओं की एक श्रेणी एक साथ काम करती है ताकि एंटीजन की बाहरी आक्रमणकारी के तौर पर पहचान की जा सके। इसमें बात की जाए बी लिम्फोसाइट्स की भूमिका की, तो एक बार जब बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन की पहचान कर लेते हैं उसके बाद वे एंटीबॉडीज का स्राव शुरू करते हैं, और हर एक बी कोशिका एक खास तरह के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए एक बी कोशिका न्यूमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, तो दूसरी कॉमन कोल्ड वायरस की पहचान कर सकती है। और बात की जाए टी लिम्फोसाइट्स की भूमिका की, तो टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स की बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को समन्वित या समायोजित करने का काम करते हैं, और इनमें से कुछ दूसरी कोशिकाओं के साथ संपर्क करते हैं, बी सेल्स को उत्तेजित करते हैं ताकि वे और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर सके, और बाकी और ज़्यादा टी सेल्स या फेगोसाइट्स को आकर्षित करते हैं। और बात की जाए किलर टी सेल्स की, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दूसरी कोशिकाओं पर यह हमला करते हैं। वायरस से लड़ने में ये खासकर फायदेमंद साबित होती है। संक्रमित कोशिका की बाहर से ही पहचान करके ये टी सेल्स संक्रमित कोशिका को बर्बाद करती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जो इम्यून सिस्टम है ये कितने तरह का होता है। तो दोस्तों हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन एक सामान्य नियम की ही तरह जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता जाता है उसका इम्यून सिस्टम भी समय के साथ विकसित और मजबूत होता जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समय के साथ हमारा शरीर अलग अलग रोगाणुओं के संपर्क में आकर और मजबूत हो जाता है, और हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित होती जाती है। और यही वजह है कि बच्चों की तुलना में वयस्क जो है वो कम बीमार पड़ते हैं। किसी रोगाणु के संपर्क में आकर जब एक बार कोई एंटीबॉडी बन जाती है तो उसकी एक कॉपी शरीर में रह जाती है, ताकि अगर वही एंटीजन फिर से हमला करे तो उसके खिलाफ बिना समय गवाए तुरंत निपटा जा सके। और यही वजह है कि कुछ बीमारियां जब व्यक्ति को एक बार हो जाती है तो वह दोबारा नहीं होती, क्योंकि शरीर में उसकी एंटीबॉडी जमा रहती है, और इसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। दोस्तों इंसान के शरीर में 3 तरह की इम्यूनिटी होती है। पहला होता है जन्मजात या जिसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम सभी बाहरी आक्रमण के खिलाफ कुछ मात्रा में इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं, और इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम शिशु के जन्म लेने के बाद से ही पहले दिन से काम करना शुरू कर देता है, और यह एक सामान्य सुरक्षा की तरह होता है। उदाहरण के लिए नवजात शिशु की स्किन कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, और ये जन्मजात इम्यून सिस्टम उन खतरनाक बाहरी आक्रमणकारियों की पहचान करता है। दूसरा होता है अनुकूलनीय यानी कि एडेप्टिव। अनुकूलनीय या फिर सक्रिय इम्यूनिटी जीवन भर विकसित होती रहती है। जब हमारा शरीर किसी बीमारी या फिर रोगाणु से एक्सपोज होता है तो हम इस अनुकूलनीय इम्यूनिटी को विकसित करते हैं।
या फिर तब जब टीकाकरण के जरिए हमारे शरीर को निश्चित बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षित किया जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों निष्क्रिय या फिर पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हमारा शरीर किसी दूसरे स्रोत से उधार के तौर पर ग्रहण करता है और यह कुछ समय के लिए भी शरीर में मौजूद रहती है। उदाहरण के लिए नवजात शिशु जब गर्भ में होता है तो प्लेसेंटा के जरिए माँ से एंटीबॉडीज प्राप्त करता है और पैदा होने के बाद माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडीज बच्चे को अस्थायी इम्यूनिटी देती है उन बीमारियों के खिलाफ जिनसे माँ एक्सपोज हो चुकी होती है। और इससे बच्चा जीवन के शुरुआती दिनों में कुछ निश्चित इन्फेक्शन के खिलाफ बीमार पड़ने से बच जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि इम्यून सिस्टम से जुड़ी कुछ कॉमन गड़बड़ियाँ या कॉमन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो चूंकि इम्यून सिस्टम खुद में बेहद जटिल है, लिहाजा कई संभावित कारण हैं जिसकी वजह से उसमें गड़बड़ियाँ होने की आशंका बनी रहती है। और ऐसे में इम्यून सिस्टम से जुड़े विकार को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र का एक या अधिक हिस्सा सही ढंग से कार्य नहीं करता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी की समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि बढ़ती उम्र, मोटापा और अल्कोहल की लत वगैरह। विकासशील देशों में कुपोषण भी इसका एक कारण है। एड्स बीमारी एक्वायर्ड यानी कि अधिग्रहित इम्यूनो डेफिशिएंसी का एक उदाहरण है और कुछ मामलों में इम्यूनो डेफिशिएंसी की समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। दूसरी इसकी कैटेगरी होती है ऑटो इम्यूनिटी। तो दोस्तों ऑटो इम्यून या स्व प्रतिरक्षित परिस्थिति में शरीर का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र है, ये गलती से बाहरी आक्रमणकारी या दोषपूर्ण कोशिकाओं पर हमला करने की बजाय शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उन पर ही हमला करने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में इम्यून सिस्टम स्वयं में और गैर स्वयं में अंतर नहीं कर पाता है। ऑटो इम्यून बीमारियों में सीलिएक डिसीज, टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ग्रेव डिसीज वगैरह शामिल है। और तीसरी कैटेगरी होती है हाइपर सेंसिटिविटी। तो दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी या अति संवेदनशीलता की स्थिति में इम्यून सिस्टम इस तरह से ओवर रिएक्ट करता है कि स्वस्थ कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होने लगती है। इसका उदाहरण है एनाफाइलैक्टिक शॉक, जिसमें शरीर एलर्जी उत्पन्न करने वाले तत्व के खिलाफ इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देता है कि वह इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।